बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मकसद हमारा जो ओबी सिस्टम है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी जो CLO बेस्ड ओबी अवार्ड लिस्ट बनती है उसका पूरा प्रोसेस हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ CLOs के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और बॉक्सेस काफ़ी सारे एम्प्टी हैं। इन सबको इंशाल्लाह हम फिल करेंगे। एट द एंड इंशाल्लाह हमारे पास एक OBE लिस्ट बनी हुई होगी। इसमें हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट CLOs हैं, ठीक है, जैसे कि CLO 1 2 3 4 हैं। इन सब के लिए हमारे पास सबसे पहले तो कोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है जिसमें हमने CLOs डिफ़ाइन किए होते हैं। फिर उसके मुताबिक हम बच्चों की असेसमेंट करते हैं थ्रू क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स, मिड टर्म, टर्मिनल, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसी के मुताबिक चल रही होती हैं। ये जो आपको शीट नज़र आ रही है इंशाल्लाह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा कि आप वहाँ से जाकर इस शीट को डाउनलोड कर लें। इस शीट में आसानी के लिए ऐसा किया गया है कि हर CLO को क्विज़, असाइनमेंट, मिड और टर्मिनल ऑलरेडी असाइन कर दिया गया है। अब अगर किसी ने सपोज़ किसी CLO में से असाइनमेंट या क्विज़ या मिड टर्म या टर्मिनल जो भी कोई भी चीज़ अगर नहीं ली हुई उसको कैसे टैकल करना है इसको हम इंशाल्लाह साथ-साथ देखते रहेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चन वाइज़ होने चाहिए। अगर आप यहाँ बॉटम में देखें तो हमारे पास 2 शीट्स हैं, ठीक है। एक शीट जिसको नाम दिया गया है OBE CLOs अटेनमेंट शीट, ठीक है, जो कि ये सामने हमें नज़र आ रही है, और दूसरी है क्वेश्चन वाइज़ मार्क्स, ठीक है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में उसको देखेंगे। जो CLO बेस्ड हमारी अटेनमेंट शीट है, ठीक है, इस पे सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो आप डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा हेक्टिक करनी पड़ती है। इस वजह से जो हम प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, वो ये है कि हम एक अलग शीट बना लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चन वाइज मार्क्स एंटर कर लेते हैं ताकि सब टीचर्स के लिए वो चीज़ आसान रहे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फील्ड नज़र आ रही होंगी। इंशाल्लाह हम इस सब को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास नए सिरे से बनेंगी, ठीक है, और इन सब चीज़ों को हमने फिर से देखना है। सपोज़ मैं इसको कह देता हूँ कि हमारे पास जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं CLO 1 की अटेनमेंट जो है वो बताई गई है, देन उसकी अचीवमेंट के बारे में बताया गया है कि ये यस है या नो है, और फिर हमारे पास जो PLO की अटेनमेंट है उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये वैसे तो आपको इंशाल्लाह सेट मिलेंगे, आप लोगों को इस पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन स्टिल इसके जो है वो हम कुछ ना कुछ हद तक काम जो है वो कर लेंगे अपनी शीट के अंदर, अगर किसी को कोई अपने तौर पर डिफरेंट थोड़ा सा काम करना पड़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह यहाँ पर वर्क कर लेंगे। सो मैंने आपने देखा कि मैंने ये सब कुछ डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि आपके जो है वो क्वेश्चन वाइज मार्क्स वो किस तरह से हैं। वो मैं शीट अभी ओपन करता हूँ, उसमें आप देख सकेंगे। ओके जी, ये शीट है हमारे पास, ठीक है। इस शीट के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास और रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, ठीक है, और नेम्स हैं, ठीक है। ये हमने डिस्क्लोज़ नहीं किए हुए, जस्ट अनोनिमस ही रखे हुए हैं इनको, एलियास ही हम रख के चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है जी मिड टर्म मार्क्स, फिर हैं जी टर्मिनल मार्क्स, और उसके बाद अगर आप शीट में आगे चले जाएँ तो फिर क्विज़ेज़ हैं और असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप को आइडिया हो तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 4 तरह की असेसमेंट होती है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं, हम क्विज़ेज़ ले सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं, मिड टर्म होता है, टर्मिनल होता है। ठीक हो गया?
जो प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं वो डिपेंड करता है टीचर किस तरह से अपलोड करता है सीएमएस के ऊपर, वो असाइनमेंट के थ्रू अपलोड करता है या क्विज़ के थ्रू अपलोड करता है। उसको जो है हम अलग से कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते सीएमएस के ऊपर। सो उस कंस्ट्रेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये किया है कि हम क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स जो हैं उनको सीधा-सीधा ही लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है जी मिड टर्म एंड टर्मिनल। और मिड टर्म और टर्मिनल में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने कुछ सीएलओस के बारे में लिखा हुआ है, कुछ ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास है यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 लिखा हुआ है। ये सब क्या चीज़ें, इन पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सपोज मिड टर्म है। मिड टर्म में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे लिखने हैं, ठीक है। अब हर क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपने उससे ऊपर वाले सेल में लिख देने हैं, ठीक है। ये एक जो हमने सैंपल के तौर पर यूज़ किया है, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 के 4 मार्क्स थे मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 थे, 14, 7 एंड 14, ठीक है। इस तरह से मार्क्स गिवन है। फिर आप जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपने सीएलओ बेस्ड बनाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने वहाँ पर कुछ सीएलओज लिखे होते हैं, आपने सीएलओज के मुताबिक ही बनाया होता है। अब वो सीएलओज आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये आपकी आसानी के लिए मेंशन करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आपने शीट बनाई हो तो आपकी आसानी के लिए ये चीज़ हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पर लिख लें, ताकि आपको बार बार अपना क्वेश्चन पेपर खोल के वहाँ से सीएलओ देखने की ज़रूरत ना हो कि इस सपोज ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके मार्क्स किस सीएलओ में जाने चाहिए, ठीक है। तो वो सिर्फ आसानी के लिए आपके लिए ये चीज़ बनाई गई है। उसी तरह से आप देख सकते हैं टर्मिनल के अंदर है। टर्मिनल के अंदर भी आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स भी गिवन है और फिर उनके सीएलओज भी मेंशन्ड है। इसी तरह से आगे हमारे पास है जी क्विज़ेज़ हैं, ठीक है। क्विज़ और असाइनमेंट्स में अक्सर हमारे पास 2 तरह की क्वेरीज़ आती हैं कि क्या एक क्विज़ जो है या एक असाइनमेंट जो है वो 2 सीएलओज़ में से हो सकती है, ठीक है, या 2 क्विज़ या 2 असाइनमेंट्स एक सीएलओ में से हो सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को इस शीट के अंदर कवर किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्विज़ 1 जो है वो एक सीएलओ में से है, क्विज़ 2 जो है वो हमारा 2 सीएलओज़ में से है। इसमें से एक सीएलओ 4 है और एक सीएलओ 3 है। सीएलओ 4 का जो क्वेश्चन था वो 10 मार्क्स का था, सीएलओ 3 का जो क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का था। ठीक हो गया। तो ये दोनों एक ही क्विज़ के अंदर कवर हुए हैं। अब एक क्विज़ के अंदर जब कवर हुए हैं तो उनको कैसे लेके चलना है, उसके लिए आपको अलग-अलग मार्क्स की एंट्री रिक्वायर्ड होगी। ठीक है? कि क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट्स ने, और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं। देन है जी हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी क्विज़ या असाइनमेंट जो है वो 2 असाइनमेंट्स एक सीएलओ में से हों तो आप क्या करेंगे? तो जैसे हम देख सकते हैं कि असाइनमेंट 1 जो है वो सीएलओ 2 में से है, उसके मार्क्स एंटर किए हुए हैं। अब असाइनमेंट 2 और 3 जो हैं ये दोनों सीएलओ 4 में से हैं, तो मैंने इन दोनों के अलग-अलग ही मार्क्स एंटर किए हैं। और बाद में इसको हम जब सीएलओ बेस्ड अटेनमेंट जो शीट है उसमें जब हम लेके जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे ये दोनों मार्क्स जो हैं वो वहाँ असाइनमेंट के सेक्शन में एक ही जगह पर शो हो जाएंगे। ओके हो गया। सो ये चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई कि आपने शुरू में कुछ चीज़ें कैसे करनी है। अब बात आती है मार्क्स एंट्री की। तो ये थोड़ा सा लेंथी टास्क है, ठीक है, और करना आपको ये पड़ेगा लाजमी। आपने हर स्टूडेंट के जो क्वेश्चन वाइज मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपने एंटर कर देने हैं। ठीक हो गया। अब मिड टर्म में हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास इनके मार्क्स एंटर हैं। हर स्टूडेंट के लिए आपके ये मार्क्स एंटर होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास टर्मिनल, उसमें भी ऐसे ही है, उसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको उसके लिए भी सारी एंट्रीज यहाँ पर करनी पड़ेंगी बिल्कुल एंड तक। इसी तरह से क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स की बात है, अगर वहाँ पर भी आपके पास, जैसे हमारे पास क्विज़ 2 जो है उसमें 2 क्वेश्चंस थे और वो डिफरेंट सीएलओज़ थे, सीएलओज़ में से थे, तो उन दोनों को अलग-अलग आपने एंटर करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जब भी क्विज़ लें या असाइनमेंट लें तो कोशिश करें कि वो एक ही सीएलओ में से हो।
ये सिर्फ एक सजेशन है। अगर आप लोग डिफरेंट में से लेना चाहते हैं तो ये कोई कंपल्शन नहीं है, आप डिफरेंट से भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट से लेते हैं तो फिर आपको इस तरह की चीज़ करनी पड़ेगी कि उनको डिफरेंट सेल्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि 3 क्विज़ हैं और 3 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। तो सीएमएस पे नॉर्मली हमारे पास 2 असाइनमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं, 2 क्विज़ेज़ रिक्वायर्ड होते हैं, एक मिड टर्म से पहले और एक मिड टर्म के बाद। तो मोस्टली यही फॉलो किया जाता है कि हम 2 असाइनमेंट और 2 क्विज़ ही ले लें। तो अगर 2 असाइनमेंट 2 क्विज़ हैं तो आप थर्ड वाले सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं, उसमें आप कोई चीज़ फिल ना करें। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो मार्क्स एंट्री है वो जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हम मार्क्स एंट्री सारी करके उसके बाद यहाँ से हमने अपना काम ख़त्म कर लेना है और फिर हम चले जाएंगे OBCLO अटेनमेंट शीट के अंदर। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सेट करनी है, ठीक है, जिनका मैंने बताया था आपको कि आपके लिए वो काम किया जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने सेट करनी है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मार्क्स गिवन है, ठीक है। ये मार्क्स आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, मींस के CLO1 के अंदर कितने क्विजेज हुए हैं उन सब के टोटल मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे आपने जो टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद असाइनमेंट के मैक्सिमम मार्क्स अगर कोई हुई है तो उसके यहाँ पर एंटर करने हैं। मिड टर्म में जितने भी CLO1 के मार्क्स थे वो यहाँ पर एंटर करने हैं और टर्मिनल के यहाँ पर एंटर करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो CLO1 है उसको हमने कहाँ से चेक करना है, उसके लिए हमें क्वेश्चन वाइज मार्क्स में जाना पड़ेगा। इसके लिए बार बार हमें इन दोनों शीट्स के अंदर ट्रेवर्स करना है। कभी हम क्वेश्चन वाइज मार्क्स में जाएंगे और कभी जो CLO बेस्ड अटेनमेंट शीट है उसके अंदर। अब वहाँ पर जाने से पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमने जो अटेनमेंट जो कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इसमें हम CLO की जो अटेनमेंट है इसमें हमारे पास जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमें उसको परसेंटेज के बाद हमें ये भी बताना है कि वो अचीव्ड है या नॉट अचीव्ड, इसको हम यस और नो में आंसर करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास लास्ट पे है PLO की अटेनमेंट, ये भी हमारे पास परसेंटेज होगी, ठीक है। इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पर परसेंटेज ही शो करनी है, इसकी अचीवमेंट के बारे में आपने नहीं बताना, वो डिपार्टमेंट का टास्क है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो टॉप है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा सेमेस्टर, तो यहाँ पर आप अपना सेमेस्टर मेंशन कर लें। सपोज आप 6 सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं, 5th सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका सेमेस्टर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। तो सपोज मैं यहाँ पर कह देता हूँ सेमेस्टर 5th, ठीक है। उसके बाद कोर्स टाइटल है, कोर्स टाइटल कोई भी हो सकता है, मैं सपोज इसको कह देता हूँ SC कोर्स, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे CLO PLO इस तरह के, जो इस तरह की चीज़ है ये आपके, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो कोर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 जितने भी CLOs हैं वो सारे मेंशन होंगे। इस वीडियो के लिए जो चूज़ किए गए हैं वो 4 CLOs चूज़ किए गए हैं। ऑन एवरेज 4 हम रखते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा और 4 से कम भी हो सकते हैं, इस पे भी कोई कंपल्शन नहीं है। अब CLO1 किस PLO को टारगेट कर रहा है वो यहाँ पर लिखना है, देन उसका एम्फेसिस क्या है, ठीक है। जो एम्फेसिस है वो हमारे कोर्स डिस्क्रिप्शन में तो हम डिफ़ाइन कर देते हैं, इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है इसका मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। एम्फेसिस ये होता है कि आपने उस जो पर्टिकुलर CLO है उस पे कितना ज़ोर दिया है। अब कितना ज़ोर दिया है इसको हम किस तरह से मेजर करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर CLO है उसके अंदर आपने कितने वीक तक पढ़ाया है, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ाया गया होगा उतना उसका एम्फेसिस ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, एंड देन जितना ज़्यादा पढ़ाया गया है उतनी ज़्यादा उसकी असेसमेंट भी होनी चाहिए, मीन्स के उतने ज़्यादा मार्क्स भी होने चाहिए। सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास
एक ClO है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ClO2 जो है वो PlO2 को मैप कर रहा है और इसका एम्फेसिस 1 है। तो आप इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे जब हम इसके मार्क्स एंटर कर लेंगे कि इसके जो मार्क्स थे टोटल वो सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास एम्फेसिस को शो कर रही होती है। ठीक है, इसको आप एट द एंड भी कर सकते हैं, जब आप सारा कैलकुलेट कर लें तो एम्फेसिस आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ पर चेंज किया है। वैसे ही डिपार्टमेंट की तरफ से जो एम्फेसिस है वो अगर आपने कोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्म देखा हो उसमें डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर आपने खुद डिफाइन किया हुआ है तो दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। इसी तरह से ClO3 जो है वो PlO3 को टारगेट कर रहा है, उसका एम्फेसिस लिखा हुआ है। ClO4 जो है वो PlO3 को टारगेट कर रहा है और उसका एम्फेसिस भी यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर किसी का सपोज एक कोर्स है उसके अंदर उसके ClOs हैं 3, तो यहाँ पर चूँकि आपके साथ जो शीट शेयर की गई है या की जाएगी वो उसके अंदर 4 ClOs हैं। तो आपने क्या करना है, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आपने माउस की जो लेफ़्ट की है इसको दबाए रखना है और इन सब कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने ये डिलीट करना है, तो आपका वो पर्टिकुलर ClO जो है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, आपको उस टेंशन में नहीं पड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए 4 है तो मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस ला रहा हूँ। अब एक और है कि अगर किसी के ClOs 5 हों, फिर क्या करना है, फिर हमने इसी तरह से सिलेक्शन करनी है। ठीक है, कंट्रोल C किया और उसके बाद यहाँ से आप इसको मज़ीद शीट को आगे लेकर जाएं और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V कर लें। अब यहाँ पर आपको चूँकि एक ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये एक्चुअली बॉर्डर एरिया होता है कि इतना एरिया जो है वो प्रिंटेबल होगा। तो आपने इसको भी लेफ़्ट की से सिलेक्ट करना है और फिर इसको ड्रैग करके जहाँ तक आपकी शीट है वहाँ तक ले आना है। अब ये भी आपके प्रिंटेबल एरिया का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और इस ClO4 को आपने कर देना है ClO5। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने चेंज कर लेना है ClO5। इसी तरह से यहाँ पर आपने इसको ClO5 कर देना है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी आपने इसको जो भी इस उसका पर्टिकुलर PLO होगा उसके हिसाब से आपने यहाँ पर उसका PLO सेट कर देना है। चूँकि मेरे पास ClO5 नहीं है तो मैं उसका कोई भी PLO जो है वो सेट नहीं कर रहा। प्लस चूँकि इसके अंदर इस वीडियो के अंदर ClO5 का कोई काम नहीं है तो फिर मैं इसको रिमूव कर दूँगा। कैसे रिमूव करना है, वैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, अब मेरे पास 4 ही ClOs हैं। ठीक है, अब इन 4 को हम लेके चलते हैं। ओके, अब जो ये हमारे पास एक कॉलम है D, इसके अंदर मेरे पास वो मार्क्स आएंगे यहाँ से आगे जहाँ जो क्विज़ के हैं, ये असाइनमेंट के हैं, ये मिड टर्म के हैं, ये टर्मिनल के हैं। अब ये किसके मार्क्स होंगे, किस स्टूडेंट के होंगे, उसका नाम, उसका रोल नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, नाम और रोल नंबर भी आप जो आपकी क्वेश्चन वाइज मार्क्स की लिस्ट है उसके अंदर आपके पास मौजूद हैं, तो आप वहीं से ले लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले इक्वल लिखते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर भी इक्वल लिखा गया है और यहाँ पर भी इक्वल आ रहा है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपने क्वेश्चन वाइज मार्क्स पे क्लिक करना है, जो शीट है। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन वाइज मार्क्स जो है वो आ गया है। ठीक है, इसका मतलब आप इस शीट में जा रहे हैं और उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर रोल नंबर पे क्लिक करना है जिसको आप चूज़ करना चाह रहे हैं। चूँकि वहाँ पर मैंने पहले ही स्टूडेंट के लिए क्लिक किया है तो मुझे यहाँ से पहला ही स्टूडेंट चाहिए होगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसने ये ए वाले कॉलम के अंदर 5 वाली रो को सिलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A5 जो है वो सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने प्रेस कर देना है एंटर। ठीक है, एंटर की प्रेस करेंगे तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि वो जो वहाँ पर लिखा हुआ था वो कुछ यहाँ पर आ गया, लेकिन ये चूँकि इसके अंदर हमारे पास साइज़ उतना नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें
वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पर जाएंगे। ये देखें, मैं जब यहाँ पर जाता हूँ तो ये एक एरो डाउन जो है उस तरह का सिंबल आता है, लेकिन जब मैं इसके बिल्कुल एज पे जाता हूँ तो मुझे वो एक डबल हेडेड एरो नज़र आ रही होती है। तो उस पे मैं जाके डबल क्लिक करूँगा, डबल लेफ़्ट क्लिक करना है आपने। तो आपका जो है वो जहाँ तक आपका वो रोल नंबर आ सकता है वहाँ तक ये एक्सपेंड कर देगा आपके सेल को। अब ये A5 हो गया। इसी तरह से आपने इस पूरे को सबका रोल नंबर लेना है, तो एक्सेल के अंदर ये चीज़ बड़ी आसानी से की जा सकती है। आपने एक का एंटर कर दिया है, उसके बाद आप इस सेल में जाएँ। देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो ये प्लस का सिंबल आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके ये कोने पे आऊँगा तो ये प्लस का सिंबल थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पर जाकर इसको सिलेक्ट करना है, लेफ़्ट क्लिक करके रखना है और ड्रैग करके ले जाना है नीचे तक, जहाँ तक आपके रोल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ तक तो इसने रोल नंबर दिए हैं, इसके बाद 000 आना शुरू आ गया। अब इस 00 की रीज़न क्या है, मैं दूसरी लिस्ट में जाता हूँ, ठीक है। ये आखिरी इसने 72 रोल नंबर बताया है। दूसरी लिस्ट में जाके मैं वहाँ पर नीचे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तो रोल नंबर ही 72 तक थे। उसके बाद इसने 00 शो कर दिया, मीन्स कि इसके बाद कोई भी रोल नंबर्स नहीं है। तो बाकी की शीट मेरे लिए फालतू है, मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो जितनी मुझे रिक्वायर्ड है उतनी शीट मैंने रख ली है, बाकी सारी को मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर कुछ सेल्स जो हैं वो हमारे पास बॉर्डर्ड नहीं है, ठीक है। इनको भी हम बाद में सेट कर लेते हैं। अब रोल नंबर्स तो आ गए, उसके बाद आ जाते हैं जी नेम की तरफ। नेम के लिए भी वही प्रैक्टिस हमने फॉलो करनी है। नेम हमारी दूसरी शीट में मौजूद है, तो मैं इक्वल प्रेस करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन वाइज मार्क्स में जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं ये जो सबसे पहला रोल नंबर था उसके अगेंस्ट जो नेम था वो मैं चूज़ करूँगा, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये ABC आ गया, ठीक है। और फिर इसको मैं यहाँ पर नीचे तक ले आऊँगा, ठीक है। वो सारे यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। अब सपोज़ इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप कोई चीज़ वहाँ पर चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो आपको हर शीट में बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सपोज़ मैं पहले वाले का नाम ABC की बजाय मैं कह देता हूँ कि CBA होना चाहिए। अब मैंने क्वेश्चन वाइज मार्क्स की जो शीट थी उसके अंदर इसका नाम CBA किया है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है इस शीट के अंदर भी ये CBA हो गया है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से ये एक्सेल का काफ़ी फ़ायदा है कि आप जब सेट कर लेते हैं चीज़ों को फार्मूला के थ्रू तो चेंजेस बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं जी अगली चीज़ की तरफ। यहाँ पर हम बिफोर गोइंग टू द डिटेल हम अपने फार्मूलाज जो हैं वो सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे पास जो शीट हो उसमें जितने भी मार्क्स आएँ उन सब का टोटल कैलकुलेट हो, ठीक है, और यहाँ पर उसकी परसेंटेज निकल आए। परसेंटेज का फार्मूला हम सबको बड़े आसानी से याद भी होगा, हमने बहुत दफ़ा पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। वो एक्सेल के थ्रू कैसे करना है उसकी थोड़ी सी गाइडलाइन हमने यहाँ पर देनी है। हमारे पास मार्क्स हैं, जो एवरेज या सॉरी परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपने सम करना है सारी वैल्यूज़ को और फिर डिवाइड करना है टोटल के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि क्विज के मार्क्स हैं, यहाँ पर असाइनमेंट के, यहाँ पर मिड टर्म के, यहाँ पर टर्मिनल के, और फिर आपके पास टोटल मार्क्स भी चाहिए आपको। तो टोटल मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर सपोज मैं टोटल मार्क्स इसके लिख देता हूँ कि इसके टोटल मार्क्स थे, मैं अभी फर्जी नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिए 30, ठीक हो गया। अब चूंकि मुझे इस स्पेसिफिक ग्रे बॉक्स के अंदर वो फार्मूला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब भी मैंने कहा था फार्मूला जब भी लिखना है तो आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। उसके बाद एक इसका जो है वो फंक्शन है सम का, आपने इसके आगे टाइप करना है SUM, ठीक है। ये आपके पास एक fx जो है फंक्शन एक आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, डबल क्लिक करके, ठीक है, और फिर
ये जो 4 सेल्स हैं हमारे पास क्विज़, असाइनमेंट, मिड टर्म, टर्मिनल के लिए, जो इस स्टूडेंट के लिए हैं, इन चारों को हमने सिलेक्ट कर लेना है। ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें, ठीक है? ताकि वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा D13 से लेकर D13, उसके बाद एक कॉलन है और उसके बाद G13। तो आप यहाँ पर देखें, ये D, E, F, G। तो कॉलन का मतलब ये होता है कि D13 से लेकर G13 तक हमने सिलेक्ट करना है। ये 13 नंबर रो है और डी से लेकर जी तक के कॉलम्स हैं। इन सब को हमने सम किया हुआ है। इसको हम पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं जी, टोटल से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेड बाई जो भी हमारे पास सपोज टोटल था, जैसे हमने इसमें टोटल लिखा हुआ था 34, सो मैंने 34 यहाँ पर लिखा। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई जो है वो लिखना है और 100, ठीक हो गया। अब ये फार्मूला जो है वो मैंने लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर 30 लिखा हुआ था, मैं यहाँ पर 34 लिख गया हूँ, ठीक है? सो ये टोटल जो है, ये जो भी आप रखना चाहते हैं, तो मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है? इसके लिए अभी हम देखेंगे, हम ऑटोमेटिक फार्मूला लगा देंगे ताकि हम इस तरह की मिस्टेक ना करें जो मैंने की है। ये तो चलते चलते मुझसे मिस्टेक हो गई, ठीक है? तो ये मिस्टेक ना हो, इससे बचने के लिए हम एक ऐसा फार्मूला लगा लेंगे ताकि इस तरह का चांस ही ना बने कि हम लिखते हुए कुछ गलती कर दें, ठीक है? जो शीट मिलेगी उसमें वो चीज़ इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेड होगी। ओके, अब हमने जो है ये जो फार्मूला है ये सब स्टूडेंट्स के लिए लगाना है। तो सब स्टूडेंट्स के लिए लगाने के लिए हम उसी तरह से ये प्लस वाला जो सिंबल आएगा, ठीक है, इसको यहाँ से हमने सेल को पकड़ना है। पकड़ने का मतलब ये है कि आपने लेफ़्ट की जो है माउस की वो क्लिक करके रखनी है इसके ऊपर और फिर इसको ड्रैग करके जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक हमने इसको ले जाना है और ये यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी, यहाँ पर एक और फार्मूला है, ठीक है? उस फार्मूले की तरफ भी हम आते हैं कि अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है? उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं हमने टोटल मार्क्स जो एंटर करने हैं, ठीक है? तो ये टोटल मार्क्स कहाँ से आएंगे? सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमें क्वेश्चन वाइज मार्क्स में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन वाइज मार्क्स में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ CL1 में जो क्विज़ेज़ हैं कितने हुए हैं। क्विज़ेज़ जो हैं उस सेक्शन में अगर आप जाएँ वहाँ पर आप देखें कि आपके पास CL1 जो है वो एक दफ़ा आया है, ठीक है? और उसके 10 मार्क्स थे। इसके अलावा क्विज़ेज़ के अंदर हमारे पास कोई भी नहीं है, तो आप यहाँ से जो है जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आप देख के लिख सकते हैं। सपोज़ हमने वहाँ पर 10 मार्क्स थे मैक्सिमम, तो हमने 10 लिख दिया। उसके बाद असाइनमेंट को देखते हैं कि CL1 में से कोई असाइनमेंट थी। CL1 के अंदर हमारे पास जो असाइनमेंट्स हैं उसमें अगर आप देखें तो CL1 नहीं है। तो अब इस बॉक्स की हमें इस CLO के अंदर ज़रूरत नहीं है क्योंकि CL1 में से कोई असाइनमेंट नहीं थी। तो हम क्या करेंगे कि हम इस जो पूरा कॉलम है, इस पूरे कॉलम को हम हाइड कर देंगे, ठीक है? इसको डिलीट ना करिएगा क्योंकि जो फ़ॉर्मूला लगा होगा, ठीक है, वो इस कॉलम को भी लेके चल रहा होगा, तो उसमें जो है एरर के चांसेस होते हैं। आपका जो है एरर आ सकती है। सो बेहतर ये है कि आप इसको हाइड कर लें, ठीक है? ये आपके पास राइट क्लिक करके नीचे जाएँगे तो आपके पास यहाँ पर हाइड का ऑप्शन है। अब असाइनमेंट्स जो है वो हाइड हो गई। अब आते हैं मिड टर्म की तरफ कि मिड टर्म में CLO कितनी जगह पे आया है और कितने उसके मार्क्स बनते हैं। जो मिड टर्म है उसमें अगर आप देखें तो CL1 पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर है, ठीक है? और उसके कितने मार्क्स हैं जी? 6 एंड 4 मीन्स के इसके भी 10 मार्क्स हैं। तो हम चले जाते हैं जी, यहाँ हम लिख देते हैं 10 मार्क्स। क्विज़ेज़ को हमने देख लिया, असाइनमेंट्स को हमने देख लिया, मिड टर्म को हमने देख लिया, अब रह गई टर्मिनल। टर्मिनल में आते हैं हम, तो टर्मिनल के अंदर हमने उसी तरह से उसी शीट में जाना है और चेक करना है CL1 कितनी जगह पे आया है, ठीक है? तो टर्मिनल के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि CL2 तो आ रहा है, ठीक है? लेकिन CL3 भी आ रहा है लेकिन CL1 इसके अंदर नहीं है।
एक क्विज़ेज़ के अंदर था, वो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, असाइनमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ClO1 जो है वो 2 जगह पर आया हुआ है, ठीक है? तो इसको भी हम जहाँ पर हमने कहा था जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही उसको हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है, ठीक है? जो करता क्या है, इन चारों वैल्यूज़ को सम कर देता है, ठीक है? और वो ऑटोमेटिकली आपके पास ये फ़ॉर्मूला लगा होगा। इसका मकसद क्या था कि हमारे पास टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएँ। अब देखें ClO1 के अंदर टोटल मार्क्स ये 10 हैं, ये 10 हैं, तो ये हमारे नॉर्मली तो बड़ा हमारे लिए आसान है जी कि ये 20 मार्क्स बनते हैं, ठीक है? लेकिन सम टाइम पॉइंट्स में होता है, सम टाइम वो हाफ में करने के बाद या 4 हिस्सों में करने के बाद वो 0.25, 0.75 इस तरह के मार्क्स बनते हैं, तो उनके लिए भी आपको ये टोटल कैलकुलेट करना पड़ता है और वो टोटल जो है वो खुद कैलकुलेट करते हुए गलती हो सकती है। तो वो एक्सेल के अंदर जब फ़ॉर्मूला लगा होगा तो वो गलती नहीं होगी। तो ये फ़ॉर्मूला क्या लगा हुआ है, ये 11 नंबर रो थी, ठीक है? उसमें आप देख सकते हैं ये मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर सम D11 टू G12, ये हमारे पास 12 की बजाय इसको हमने 11 करना है। ये एक्चुअली आप देख सकते हैं जब आप इस फार्मूले पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों चीज़ों को इसने सेलेक्ट किया हुआ है कि इसके अंदर आप मार्क्स दोनों के अंदर एंटर कर सकते हैं, जबकि हमें सिर्फ 11 वाला चाहिए। तो मैं सिर्फ 11 को करता हूँ, तो हमारे पास ये सिर्फ ये वाली रो जो है ये सिलेक्टेड होगी। आपके पास जो शीट आएगी उसके अंदर सिर्फ 11 वाली सिलेक्टेड होगी, उसमें आपने परेशान नहीं होना। अब इसके टोटल मार्क्स थे 20। अब जैसे हमने कहा था कि हम जब यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर हाथ से 30 एंटर किया था, ठीक है? तो उसमें हमने कहा कि गलती के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है? तो उस गलती को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ये वाले कॉलम है, इस पूरे कॉलम के अंदर हम जो टोटल मार्क्स हैं वो एंटर कर देते हैं। एक्सेल के अंदर हम ये कर सकते हैं कि कॉलम जो रो है उसी के आगे अगर वैल्यूज़ मौजूद हों तो उसको हम फार्मूला के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैं फार्मूला लगाता हूँ, इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू। लास्ट टाइम जब हमने इज़ इक्वल टू वाला सिंपल लगाया था तो हमने दूसरी शीट से वैल्यू पिक की थी। इसमें हम इसी शीट से वैल्यू पिक कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल टू इस 12। इसने कोई शीट का नाम नहीं दिया। जब आप दूसरी शीट में जाते हैं तो वहाँ पर ये शीट का नाम देता है। मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ तो 20 यहाँ पर भी आ गया। अब उसी तरह से मुझे इसको पकड़ के ड्रैग करके पूरी शीट के जो ClO1 है उसमें हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए मुझे यहाँ पर इसको नीचे पेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मैं इसको जो फार्मूला है इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है? इसकी जगह पे मैं नया फार्मूला एंटर करता हूँ। इस सारे को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? नए सिरे से फार्मूला एंटर करता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये वाली वैल्यू जो है इसको पिक करना है ताकि कोई गलती के चांस ना रहें। तो मैं उसी तरह से लिखता हूँ, इज़ इक्वल टू सम इनटू हमारे पास जो नंबर बन रहे थे D11 टू सॉरी D13 टू G13, ओके? सो ये मेरे पास आगे जो जिनको हमने सम करना है डिवाइडेड बाई मेरे पास वैल्यू है एज 13 की, मैंने एज 13 लिखा है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है, तो ये सब ऐसे ही चलेगा, ठीक है? अब ये मेरे पास सारी वैल्यूज इसकी सेट हो गई। अब यहाँ से मैं इसको जो है ड्रैग करके या इस पे डबल क्लिक करके जो ये प्लस का सिंबल आता है इस पे मैं डबल क्लिक करके भी इसको पूरे में पेस्ट कर सकता हूँ। अगर डबल क्लिक से ना चल रहा हो, ठीक है, तो फिर आप इसको ड्रैग करके जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक ले जा सकते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पर परसेंटेज 0 शो हो रही है, उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास तो सम ही नहीं था, कोई सम हमारे पास मौजूद नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये 0 ही शो कर रहा है। अब सम कहाँ से आएगा, जब हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ एंटर करेंगे। मैं फ़र्ज़ी वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर 10 एंटर करता हूँ और यहाँ पर 0 एंटर करता हूँ तो इसको 50% बताना चाहिए, ठीक है? ये बता रहा है 50%, ठीक हो गया? अगर मैं इसमें दोनों में 10 एंटर करता हूँ तो ये 100% बता रहा है, ठीक है? और अगर ये मेरे पास सपोज़ मैं 100 से ज़्यादा एंटर करता हूँ
सपोज मैं इसमें 12 एंटर करता हूँ तो ये 110% बताता है। इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका 110% ना आए, ठीक है। जो शीट होगी उसमें थोड़ी सी वैलिडेशन लगी होगी कि आप इसका जो 100% से ज़्यादा ना जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वो हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अपने तौर पे ज़रूर देखिएगा कोई ऐसे जगह पे मार्क्स आप एंटर ना करें जो आपके टोटल मार्क्स से भी ज़्यादा बन रहे हों, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल मैं डिलीट करता हूँ चूँकि ये मार्क्स मुझे स्टूडेंट्स के पिक करने हैं। ओके, हमने कहा था कि यहाँ पर हमने क्विज़ के मार्क्स लिखने हैं। जो क्विज़ कौन सा था हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विज़ के यहाँ असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन नंबर है, तो ये हमारे पास क्विज़ 1 था, ठीक हो गया। और उसकी परसेंटेज क्या थी हमारे पास, हमने टोटल मार्क्स जो हैं वो हमारे पास 20 हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अगर फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं। अगर आप फार्मूला नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली इसमें जो कैलकुलेट करके, ठीक है, जैसे इज इक्वल टू ये इसके मार्क्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं, तो आपके पास ये चूँकि इस सेल के लिए यहाँ पर आपको 5000 नज़र आ रहा है। इस तरह की अगर कहीं आया आपके पास, तो आपने ये भी देख लेना है कि यहाँ से आपके पास अगर आप यहाँ पर आएँ तो नंबर फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। अगर परसेंटेज है तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, आपको 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने 100 नहीं लिखा, 100 के बगैर जो है ये D11 डिवाइडेड बाई 20 किया है, तो मेरे पास 50% आ गया। तो अगर मुझे यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज करना है, मैं इसको कर देता हूँ नंबर, तो ये 0.50 कर देगा, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखना पड़ेगा, अब ये 50 करेगा, ठीक हो गया। सो बजाय इसके मैं परसेंटेज के साथ चलता हूँ, ठीक है, कि वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज उसकी बता दे। इसी तरह से यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मेरे पास यही वाला फार्मूला है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसने क्या किया, F11, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 किया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ओके हो गया, ये भी परसेंटेज आ गई। अब क्विज 1 था, मिड टर्म के क्वेश्चन नंबर कौन कौन से थे, क्वेश्चन नंबर 1 कॉमा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 क्वेश्चंस थे उसके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उन मार्क्स की तरफ, ठीक है। वो मार्क्स हमने वहाँ से पिक करने हैं, तो उसके लिए क्या है, अगेन वही वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन वाइज मार्क्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हमने क्विज़ 1 सबसे पहले था, तो क्विज़ में हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। ये एक ही मार्क्स है क्विज़ के अंदर, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये ओ वाले जो हमारे पास कॉलम है, उसके अंदर मुझे ये 1 के लिए जो चाहिए था, यानी कि 5 नंबर रो जो है उसमें रोल नंबर 1 था हमारे पास, उसका मैंने सिलेक्ट किया है। और मैं यहाँ पर ये O5 आ गया, इस पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब वो जो उसके मार्क्स वहाँ पर अगर आप देखें, उसके मार्क्स थे वहाँ पर 9, और यहाँ पर भी ये 9 ही शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब इन मार्क्स को आपने उसी तरह से पकड़ के ड्रैग करना है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे मार्क्स जो हैं वो पेस्ट हो गए हैं। अब इसमें आप देखें कि आपके पास अगर आप वैसे तो ये काम तसल्ली बख्श ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टिल को थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप बीच में से 2-3 को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह देता हूँ 62 के मार्क्स जो हैं वो हैं 7, तो वहाँ पर भी मैं 62 के मार्क्स चेक कर लेता हूँ। जो 62 है, ठीक है, इसके क्विज़ के अंदर मार्क्स जो हैं वो 7 है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ओ वाला जो हमारे पास कॉलम है उसमें हमारे पास 7 मार्क्स हैं 62 के, तो इसका मतलब है ठीक ही चल रहा है। ओके हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जी मिड टर्म के ऊपर। मिड टर्म के 2 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, और दोनों CLO1 में से थे। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों को सम करके CLO1 में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब सम करने के लिए मुझे वहाँ से जो है वो वैल्यूज़ लेके सम खुद से नहीं करनी, मैं फार्मूला ही लगाऊंगा। फार्मूला क्या होगा जी, इज इक्वल टू सम ऑफ
वही शीट में जाना है मुझे, ठीक है। और उन जो वैल्यूज़ हैं मिड टर्म के पहले दो क्वेश्चंस की, ठीक है, उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं पेरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ और मेरे पास ये जो है 9 मार्क्स आ गए इसके। अब मैं देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ क्या ये वाकई 9 बनते हैं। ये इसके क्वेश्चन नंबर 2 में 5 थे, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 थे, 5 एंड 4 9, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ठीक उसने कैलकुलेट किया है। अब इसको जो है हम ड्रैग करके पूरी शीट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं जितने हमारे पास रोल नंबर्स मौजूद हैं। सबके मार्क्स ऐसे ही आ गए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गई है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये परसेंटेज आप देखें क्या ठीक है या गलत है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। 9 एंड 9 होते हैं हमारे पास 18, 18 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 करें तो ये ऑलमोस्ट 90% ही बनता है एक्चुअली, तो ये 90 ही है, ठीक है। 7 एंड 8 हमारे पास 15 होता है और 15 बाई 20 जो है जो 75% ही बनता है, तो ये भी ठीक कैलकुलेट हुई भी है, ओके हो गया। सो ये चीज़ें हमारे पास हम कह सकते हैं कि ठीक कैलकुलेट होके आ रही हैं। अब हमने देखना है कि क्या उसने CLO अचीव किया है कि नहीं किया। CLO अचीव करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए होती है KPI। KPI पहले हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, अभी हमारे पास सबके लिए हमने सेम कर दिया हुआ है, KPI 50% ही है, ठीक है। तो 50% से ऊपर या 50% जिसके मार्क्स आ जाएं वो उसका CLO पास कंसिडर किया जाएगा। उससे कम आने वालों का जो CLO है वो फेल होगा, और फेल होने के सेंस में हम कह सकते हैं उस अगर हमारे पास फेल होने में आ जाता है कोई बंदा, तो वहाँ पर हम उस पर डिफरेंट एक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं CQI के ऑफिस से, जो कि हमारा डिपार्टमेंट जो है उसको इनिशिएट करता है कि जी उसके लिए हम क्या करेंगे। कोई सपोज़ हम कह देते हैं कि हमने उसके लिए करना है, कोई क्विज़ एक्स्ट्रा लेना है, कोई असाइनमेंट एक्स्ट्रा लेनी है, कोई प्रोजेक्ट उसको देना है, जो भी करना है उसके लिए हम एक्स्ट्रा कुछ करेंगे, तो वो जो भी हो वो आप तक कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि क्या KPI अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। अब KPI इसकी परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसको यहाँ पर हमने यस और नो में देना है आंसर, ठीक है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू, अब हमने चूंकि कंडीशन चेक करनी है तो कंडीशन के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, इफ, इस पर क्लिक करें। अब जब आप फार्मूला लिखते हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत ही हेल्प भी दे देता है एक्सेल के, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। अगर कोई वैल्यू जो है वो, ये हमारे पास लॉजिकल टेस्ट जो है वो आप एंटर करते हैं, उसकी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, फॉल्स होती है तो क्या होती है। तो हमने सबसे पहले तो लॉजिकल वो जो टेस्ट है वो रखना है कि किस चीज़ को चेक करके हम यहाँ पर यस और नो करेंगे। अगेन ये चीज़ आपके शीट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, इस सेल की चूंकि इसकी बेस पे हमने वो KPI देखना है। अगर I3 जो है वो ग्रेटर देन, और हमारे पास सॉरी इसको मैं अगर कह दूं कि अगर वो लेस देन 50 है, अगर हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है उसमें हम कहते हैं अगर वो लेस देन 50 है, तो हमारे पास उसके लिए क्या होगा, हम उसके लिए क्या देंगे कि प्रिंट कर दो नो। अगर वो वैल्यू जो हमने सेलेक्ट की हुई है वो हमारे पास 50 से कम नहीं है, इसका मतलब है 50 से कम नहीं है तो वो 50 के बराबर या 50 से बड़ी होगी, तो उस केस में हम कहते हैं कि उसने CLO चूंकि अचीव कर लिया, तो हम उसकी जगह पे लिख देते हैं यस, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसी थी, ये हमारे पास हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 50 थी, तो हमारे पास यहाँ पर यस आ गया, ठीक हो गया। और इसी चीज़ को हम पूरे के ऊपर ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने से पहले एक छोटा सा काम और है कि जिससे हमें चीज़ें जो है वो थोड़ी सी हाईलाइटेड मिल जाएं। अब यहाँ पर जो है मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, ये जो सेल है इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं कह देता हूँ हाईलाइट कर दें जब वैल्यू जो है वो हमारे पास, ये चूंकि यस और नो है तो मैं कह देता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स
नो। ठीक है, जब भी नो का टेक्स्ट आएगा तो मेरे पास जो है ये जो सेल है हम क्या देते हैं कि हमारे पास लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। जो सेल है वो लाइट रेड हो जाएगा और जो हमारे पास टेक्स्ट है वो डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप कस्टमाइज करके फॉर्मेट भी दे सकते हैं कि आप इसमें कोई और अगर चेंजेस करना चाहें। ठीक है, तो इसके बजाय हम जो सिंपल है यही चीज़ यूज़ करते हैं कि वो उस चीज़ को रेड कर दे। अब इसने रेड नहीं किया इसको, क्यों? क्योंकि ये यस था। अगर कहीं पे नो आता है तो ये उसको चेंज करेगा। ठीक है, अब इस पे फॉर्मेट इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ रहा हूँ। अब देखें इसने एक को जो है वो चेंज किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इस कलर चेंज में अगर आप देखें इसकी रीज़न क्या होगी, यहाँ पर ये ज़ीरो था। ठीक है, ज़ीरो इज़ लेस देन 50, तो ये हमारे पास इसने ज़ीरो कर दिया। सपोज़ हम क्या देते हैं किसी के अगर सपोज़ इस बच्चे को मैं कह रहा हूँ इसको मैं 7 के बजाय इसको 0 देता हूँ तो इसकी परसेंटेज बनती है 45, तो ये भी 9 में आ गया। ठीक हो गया। तो इसी तरह से जो भी 50 से बिलो होगा, ठीक है, उसका ये नो कर देगा और बाकियों का यस कर देगा, उसको हाईलाइट भी कर देगा। ठीक है, इससे ज़रा फ़ायदा हो जाता है, आपको पता चल जाता है कितने आपके पास नो है और कितने यस हैं, कितने बच्चों का पास हुआ है, कितने बच्चों का फेल हुआ है। ठीक हो गया, सो ClO1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ClO2 की तरफ। तो ClO2 भी उसी तरह से हमने करना है। पहले सबसे हमने क्विज़ में चेक करना है क्या क्विज़ के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन मार्क्स के अंदर, वहाँ पर जाते हैं क्विज़ के अंदर। तो ClO2 जो है वो क्विज़ के अंदर नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं क्विज़ वाले बॉक्स को हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड देन हम चले जाते हैं असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट को चेक करते हैं क्या वो ClO2 में से है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइनमेंट्स में हमारे पास ClO2 जो है वो कवर हुआ है, तो हम ClO2 जो है उसको यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर। अब असाइनमेंट 2 के टोटल मार्क्स हैं 10। ठीक है, और उसका एक ही क्वेश्चन था जो एक ही में से पूरी असाइनमेंट के मार्क्स थे, तो उसको हम आगे लेके चलते हैं जी। असाइनमेंट का जो नंबर था असाइन 1, ठीक हो गया। और उसके जो हमारे पास परसेंटेज थी उसको हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले उसके मार्क्स देख लेते हैं। मार्क्स उसके 10 थे। देन आ जाते हैं जी मिड टर्म में क्या ClO2 था। मिड टर्म के अंदर हमारे पास जी बिल्कुल मिड टर्म के अंदर हमारे पास 3 जगह पे ClO2 है। तो हम क्या देते हैं कौन कौन सी जगह पे है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के अंदर है। तो हम क्या देते हैं जी बिल्कुल यहाँ पर है Q1, Q2 और Q3। ठीक हो गया। एंड देन हम टर्मिनल चेक करते हैं क्या टर्मिनल में कहीं पे था। सॉरी, इसके मार्क्स भी पहले हम चेक कर लेते हैं। मिड टर्म के कितने मार्क्स बनते हैं, 14 एंड 14, 28 एंड 7, 35। सो 35 मार्क्स इसके मिड टर्म के थे। सो मिड टर्म में इसके मार्क्स हैं जी 35। देन हमारे पास है जी टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर इसको चेक करते हैं। टर्मिनल के अंदर हमारे पास ClO2 आया है जी 1, 2, 3, 4 जगह पे आया है। तो उसको हम उस शीट में चेक कर लेते हैं, जहाँ ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये नज़र से ही नहीं आ रहा तो मैं इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर है क्या हमसे मिस्टेक हो गई है, हमने 3, 4, 5 करना था, हमने इसको 1, 2, 3 कर दिया है। इस चीज़ को बड़ा केयरफुली करना है। ठीक है, इसमें मिस्टेक्स के चांसेस तो होते हैं, लेकिन आपने इसको कोशिश करना है कि काफ़ी केयरफुली करें ताकि इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो आपसे ना हों और आपकी शीट जो है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। ओके जी, हम जाते हैं अभी टर्मिनल में, देखते हैं उसके कितने मार्क्स थे। इसके 15 हैं जी, 15 एंड 15, 30 एंड 5, इसके भी 35 हैं। सो हम यहाँ पर 35 लिख देते हैं।
अच्छा, अब ये है, ये तो मैं खुद से कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली वहाँ से पिक भी कर सकते हैं। जैसे हम फार्मूला लगा रहे हैं, जैसे फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू मिड टर्म में हमारे पास सम ऑफ दिस। यहाँ पर एक मिस्टेक आ गई है कि मैंने पहले शीट सेलेक्ट कर ली है, तो मैं शीट वाली चीज़ को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, फिर एंटर करता हूँ। इसने भी 35 दिया, लेकिन ये फार्मूला के साथ है। फार्मूला के साथ करेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास एरर के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो उस जो है एरर को आप ख़त्म करने के लिए या उस एरर से बचने के लिए आप यहाँ पर वहाँ से फार्मूले के थ्रू पिक कर सकते हैं। ये फार्मूला आपकी शीट में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोगों के मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं यहाँ से। तो उस लिहाज से फिर एक फ़ॉर्मूला सेट करना बड़ा मुश्किल है कि आप उस चीज़ पे फ़ॉर्मूला सेट कर दें कि जी ये ऐसे चलेगा। ठीक है? क्योंकि आई डोंट नो आपका क्वेश्चन नंबर 1 CLO 2 में से है या 2 3 2 जो है वो उसमें से है, किस तरह के मार्क्स हैं वो मुझे नहीं आइडिया। सो ये चूँकि CLO डिपेंडेंट है, तो आप लोगों को खुद थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आपको ये वाला काम अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद टोटल मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स को हम चेंज कर लेते हैं। हमने ये L12 है, एक्चुअली इसको L11 रखना चाहिए। L11 से O11 तक, ठीक हो गया। इसके आप अगर देखें 35 70 एंड 10 80, सो इसके 80 मार्क्स हमारे पास बन गए। ठीक हो गया। अब उसी तरह से हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ठीक है, हम कहते हैं जी इज इक्वल टू मार्क्स फ्रॉम दिस सेल। तो इसको हम पूरे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये 80 आ गया है। 80 के बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम ऑफ L13 टू O13। ओके, सो ये मेरे पास इसका फॉर्मूला लग जाएगा। इसको जो है वो हम ड्रैग करके नीचे तक ले आते हैं। 0% की रीज़न ये है कि हमारे पास अभी इन सेल्स के अंदर मार्क्स नहीं है। ठीक है, अब इन सेल्स के अंदर हम मार्क्स पिक करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन वाइज मार्क्स से। ओके जी, इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रही है असाइनमेंट 1, तो असाइनमेंट 1 के लिए हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाइज मार्क्स में जाते हैं और असाइनमेंट 1 यहाँ से हमने ये क्लिक करना है। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, और यहाँ से इसको हम पूरे के अंदर पेस्ट कर देते हैं यहाँ तक। ठीक हो गया, ये वही मार्क्स आ गए। उसके बाद मिड टर्म है। मिड टर्म इज इक्वल, यहाँ पर चूंकि ज़्यादा मार्क्स हैं तो हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सम ऑफ, अब शीट में जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 थे, तो मिड टर्म के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5, इनको मैं ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने इस पे पैरेंथेसिस क्लोज करनी है सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है। आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर आ गए। इसको आप पूरे के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, डबल क्लिक करके या ड्रैग करके, जैसे भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप कहते हैं जी टर्मिनल में हमने जाना है। टर्मिनल इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रेस करना है और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 के मार्क्स हैं, तो इज इक्वल टू सम ऑफ समवाइज, इसमें हमने जाना है 1 2 3 4 तक। उसके बाद इस पैरेंथेसिस को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। ये हमारे पास ये सारे आ गए। इन सब की परसेंटेज यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमने वही फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 50, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर।
Ctrl+C कर लेते हैं। आई गेस थोड़ा सा कहीं हाथ उधर लग गया इधर उधर, इस वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो गई। इज इक्वल टू इफ दिस सेल इज लेस देन 50, हमने यहाँ पर लिख देना है नो कॉमा यस। सो चूँकि ये 50 से अबव है तो यस हो गया। अब ये लेट्स सी किसी का 50 से बिलो हो तो फिर उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें ऑलरेडी एक डिफरेंट फार्मूला जो है वो डिफरेंट कंडीशन लगी हुई है, तो आपके पास सेम ही कंडीशन होगी। मैं इसका रूल जो है क्लियर कर रहा हूँ और फिर उस पर नया रूल इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। सारे सिलेक्टेड हैं, इसके ऊपर मैं हाईलाइट सेल कर रहा हूँ, टेक्स्ट दैट कंटेन्स नो लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट, ये करता है ओके हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा इसका जो है यहाँ पर हमारे पास वही है, लाइट रेड और डार्क रेड के साथ हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन आ गया है। अब ये जो CLOs थे, ये 2 CLOs हमारे कवर हो गए हैं। इसमें अभी आपने नोट किया होगा कि एक सेल अभी हमने छोड़ा हुआ है PLO का, ठीक है। PLO का सेल जो है, ये सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि PLO मैप किस पे कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से और यहाँ से एक जैसे होने चाहिए। जैसे CLO1 जो है वो PLO1 को मैप कर रहा है। अक्सर शीट के अंदर जो है वो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर PLO3 लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि यहाँ पर ये PLO2 था, ठीक है। तो इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, मैं इसको PLO2 करूँगा, ठीक हो गया। और इसमें मार्क्स कहाँ से आते हैं? ये एक्चुअली वही मार्क्स हैं, इसमें कोई अलग से मार्क्स आपने लिखते हैं, आपने जस्ट इक्वल प्रेस करना है और जो CLO अटेनमेंट है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये आपका 90% आपके जो है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, इसमें कोई प्लस और माइनस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट PLO की अलग से रिप्रेजेंटेशन है। ये अभी तक के लिए हमारे पास चूँकि ये 50 पे ही है और CLO के हिसाब से ऐसे ही चल रहा है, तो हम इसी तरह की वैल्यू लिखते हैं। इसको हमने बाद में अगर कभी PLO की हमारे पास KPI चेंज होती है तो उसके लिए हमने डिफरेंट रखना है, वो अलग से हमारा सीन होगा, आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट के लेवल पे होगा, आपके लिए ये चीज़ जो है वो बनी हुई आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। देन आ जाते हैं जी हम CLO3 के ऊपर। CLO2 के अंदर हमने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं, आई गेस परसेंटेज रह गई थी, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए हम कह रहे हैं इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 80। मैं इसको ट्रैक करके इस फॉर्मूले को इस सब में यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज़ इजी फॉर मी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास परसेंटेज में आ गई। अभी हमारे पास CLO3 है, CLO3 के अंदर हम चीज़ों को चेक कर लेते हैं। मर्ज नहीं है, मर्ज कर रहा हूँ अपने तौर पे, ओके। अब आ गई जी हमारे पास CLO3 में हम सबसे पहले जाके देखते हैं जी क्विज कोई था CLO3 में से। जी CLO3 में क्विज था और उसका क्वेश्चन नंबर सॉरी इसमें क्विज नंबर 2 था और उसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्विज नंबर 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, क्विज में कह देता हूँ क्विज Q2 2 2, ठीक है, जस्ट टू शो कि मैं क्विज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। देन हम चेक करते हैं उसके मार्क्स कितने थे, उसके मार्क्स थे 5, ठीक है। और असाइनमेंट जो है उसको चेक करते हैं, CLO3 में से कोई थी, CLO3 में से कोई असाइनमेंट नहीं थी, तो हम वापस आ जाते हैं, असाइनमेंट के सेक्शन को हम हाइड कर देते हैं। अब आते हैं मिड टर्म के ऊपर, तो क्या मिड टर्म था CLO3 में से? नो, CLO3 में नहीं था, ठीक हो गया। तो हमने मिड टर्म को भी हाइड कर देना है। अब आ जाते हैं टर्मिनल के ऊपर, क्या टर्मिनल में कोई था CLO3 में से? जी बिल्कुल, 3 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, जो जो क्वेश्चन नंबर होगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंस भी होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपके जो है वो यहाँ पर जस्ट उनके जो सीक्वेंस है, जो क्वेश्चंस हैं वो मेंशन होना लाजमी है। ओके, देन हमारे पास है जी ये दो चीज़ें थी, इनके हम टोटल मार्क्स वहाँ से देख लेते हैं। जो टर्मिनल है उसके टोटल मार्क्स कितने बनते हैं हम देखते हैं जी, 5, 6 एंड 7 के। यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, इक्वल सम ऑफ ये 5, 6 एंड 7 थे। ठीक हो गया, 40 मार्क्स हैं ये। ठीक हो गया, यहाँ पर मुझे ये 11, 11, ये 45 हुआ हुआ। ठीक हो गया, इस पे ऑलरेडी वही फार्मूला जो पहले से था वो लगा हुआ है। सो ये सारे के सारे जो हैं ये 45 ऑटोमेटिकली हुए हुए हैं। ये परसेंटेज का वही फार्मूला सबके ऊपर लगा हुआ है, ये भी सारे हुए हुए हैं। देन यस नो का भी लगा हुआ है, उस पर वही रूल्स जो है वो मैंशनड है, और रूल जो है वो लगा हुआ है। उस रूल को अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद परसेंटेज इसकी कैलकुलेट करनी है तो इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 45, और फिर हमारे पास ये हो गया। ठीक है, देन आपने यहाँ पर मार्क्स पिक करने हैं। अब जो हम एक डिस्कशन हमने स्टार्ट में की थी कि अगर हमारे पास एक क्विज जो है वो दो सी एल ओज में से हो तो क्या करना है। अब देखिएगा, हम सिर्फ वही वाले उस क्विज के मार्क्स पिक करेंगे जो कि सी एल ओ थ्री के हैं। सी एल ओ थ्री के ये मार्क्स पिक करने हैं, ये वाले मार्क्स हम पिक नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये सी एल ओ फोर में से हैं। ठीक हो गया, सो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं और इसको पूरे अपनी शीट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये अभी तक नो ही दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे हमने फार्मूला लगाया हुआ है 50 वाला। ठीक है, देन हमने क्वेश्चन नंबर सॉरी जो टर्मिनल है उसके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है उनको पिक करना है। सो इसके लिए इज इक्वल टू सम, एंड देन हमने शीट में जाना है, उस शीट में से टर्मिनल के 5, 6 एंड 7 को सिलेक्ट करना है और क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे नो यस आना शुरू हो गए हैं। ये 48% है, 48.89, तो ये भी नो है। ठीक है, और 57 वाला, 51 वाला यस है। ठीक है, सो ये जो है इस तरह से आपके पास यस नो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं सी एल ओ फोर के ऊपर। सी एल ओ फोर को चेक करते हैं जी कहाँ कहाँ से आपने उसको जज किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्विज़ेज़ के अंदर सी एल ओ फोर एक है। सो क्विज़ 2 into 1, एंड देन असाइनमेंट है। असाइनमेंट के अंदर हमने जो यहाँ पर है, यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर दो हैं हमारे पास असाइनमेंट 2 एंड 3, तो वहाँ पर हम लिख देते हैं A2, A3। ठीक हो गया, क्विज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स थे 10, और क्वेश्चन नंबर 2 के मार्क्स जो हैं वो हमारे पास जो असाइनमेंट है उसके मार्क्स अभी हमें देखने पड़ेंगे कितने बनते हैं। 10 एंड 20, सो ये बन जाते हैं हमारे पास 30 मार्क्स बन जाते हैं। देन हम आ जाते हैं जी मिड टर्म के ऊपर। तो मिड टर्म में हमारे पास सी एल ओ फोर नहीं था, सो मिड टर्म को हाइड करना पड़ेगा। टर्मिनल में भी देख लेते हैं, टर्मिनल में भी नहीं था, उसको भी हाइड करना पड़ेगा। तो मिड और टर्मिनल दोनों को हमने हाइड कर देना है। ठीक हो गया, अब सी एल ओ फोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्विज और असाइनमेंट में था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो मार्क्स पिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करते हैं और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो सी एल ओ फोर का पार्ट है वो पिक कर लेते हैं क्विज 2 का। ठीक है, ये आ गया।
यहाँ पर डिवीजन बाई ज़ीरो आ रहा है क्योंकि ये अभी ज़ीरो है, इसको हम बाद में रिमूव करते हैं, पहले हम ये इसके मार्क्स लिख रहे हैं। असाइनमेंट टू ये चूँकि दो जगह पे है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सम ऑफ दीज टू वैल्यूज़। ठीक है, आप देख लें आप, ये 6 एंड 13 इन दोनों वैल्यूज़, चूँकि दोनों ClO4 में से तो अलग अलग एंटर करने के बजाय मैंने एक ही दफ़ा इनको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और ये करके मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ इसको। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ से यहाँ पर जो वैल्यू है वो चूँकि 12 वाली है, इसको हम 11 और 11 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये 40 था और इसमें जो है सबके मार्क्स मौजूद हैं। अब सबके मार्क्स आ गए हुए हैं तो उसकी बेस पे हमारे पास ये रिजल्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं। तो इन सब जो रिजल्ट्स हैं इनकी बेस पे हमारी जो ClO शीट है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब हमने एक बात की थी कि हमारे पास जो हमारी बनती है एम्फसिस जो बनता है, ठीक है, वो थोड़ा सा हमारा आपको वेरीफाई हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द PLOs, सॉरी जो ClO के मार्क्स हैं। ClO1 के मार्क्स थे 20, ठीक है, तो इस पे एम्फसिस हमारा जो है वो 3 था। ClO2 पे हमारा एम्फसिस 1 था, मीन्स कि इस पे सबसे ज़्यादा फोकस था। तो इसमें आप देखें हमारे पास असाइनमेंट भी है, मिड भी है, टर्मिनल भी है, फिर उसके मार्क्स चेक करें, इसके 80 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस पे इसका एम्फसिस 1 बनता है। 3 एंड 4 जो हैं उनके 40 एंड 45 मार्क्स हैं, तो 3 का एम्फसिस जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये इसके मार्क्स मेरे पास ज़्यादा थे। इसका एम्फसिस 2 है, इसका एम्फसिस 3 है क्योंकि इसमें से 20 मार्क्स का ही था और एक क्विज़ और मिड टर्म के 2 क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ClO शीट है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम बताएंगे कि आप इसका जो हर ClO के लिए उसमें कितने पास और कितने फेल हुए हैं वो कैसे बनाएंगे और उनका ग्राफ कैसे जनरेट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्यूरी होती है, तो आप डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरी जो ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उस ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर कभी डिपार्टमेंट से बात करनी हो मेरे अलावा, तो आप chairman.sc इस पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। सो आप लोगों को जो भी क्यूरी हो, ठीक है, उसके लिए आप डिपार्टमेंट में रब्ता करें, आपके इंशाल्लाह क्यूरी को आंसर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जो हमने कोशिश की है, ठीक है, इसमें अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए माज़रत। और आपको अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इशू आए, तो आप डेफ़िनेटली हमसे कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।